हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट टाइम हमने हमारा जो पीएचपी का जो लेक्चर है वहाँ पे हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर लिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके अलावा वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं, बाकी वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, व्हाट आर द डाटा टाइप्स इन पीएचपी की पीएचपी के अंदर क्या क्या डाटा टाइप्स होते हैं, क्या मतलब होता है डाटा टाइप्स का, और क्यों हम इनको यूज़ करते हैं या फिर पीएचपी इनको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि अगर हम बात कर लेते हैं, लिखो कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। और डाटा हमारे पास अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। जैसे अगर बात कर लेते हैं, हमारे पास डाटा कोई इंटीजर हो सकता है, कोई डाटा हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है। जैसे सपोज कर लेते हैं 10 क्या हमारे पास, 10 हमारे पास सर कोई इंटीजर वैल्यू है। इसके अलावा मैं बोलूँ अगर आपके पास 10.5 आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है सर, ये हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू बन जाती है, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, डेसिमल वैल्यूज़ आप बोल देते हो। इसके अलावा हमारे पास डाटा आ सकता है, कोई टेक्स्ट आ सकता है। जैसे मान लेते हैं मैंने एक नाम लिख दिया, अमन करके नाम लिख दिया, तो अमन क्या हमारे पास एक टेक्स्ट टाइप का डाटा है, या फिर टेक्स्ट को आप क्या बोल देते हो, स्ट्रिंग बोल देते हो। तो हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ डाटा होते हैं, और अलग अलग टाइप ऑफ डाटा के ऊपर हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो जब हम पीएचपी के कॉन्टेक्स्ट में डाटा टाइप्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी यही मतलब होता है कि जो हमारे पास पीएचपी होता है, पीएचपी अलग अलग डाटा टाइप्स के ऊपर काम करता है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ढंग से क्लैरिफाई नहीं किया है, तो इसको मैं आपको ढंग से क्लैरिफाई भी कर दूंगा, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये एक जो हमारे पास डाटा टाइप होते हैं वो बताते हैं पीएचपी को कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल होल्ड, कि जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उन्होंने किस टाइप का जो डाटा है, किस टाइप का क्या डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये एक चीज़ बताने का काम कौन करते हैं, बेसिकली डाटा टाइप वो काम करते हैं। तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो पीएचपी में हमारे पास जो बाइफिकेशन है उसको हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं जिसको हम बेसिक बोल देते हैं, बेसिक या फिर कोर बोल देते हैं। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल। ओके, बाकी इसके अलावा एक और बाइफिकेशन होती है जो अलग बुक्स में जैसे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे दी होती है, तो उसको मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप की हम बाइफिकेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दे रखा है कोड डाटा टाइप, तो कोड डाटा टाइप के अंदर हमारे पास चार आते हैं। एक आते हैं हमारे पास इंटीजर, कि हम बेसिकली इंटीजर वैल्यू बता सकते हैं। दूसरा फ्लोट आ गया, कि वैसे ही आ गया 9.5, तो फ्लोटिंग वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास बुलियन आ जाता है। बुलियन इन द सेंस या तो कोई कंडीशन हमारे पास क्या होगी, या तो कोई ट्रू होगी वैल्यू, या तो कोई वैल्यू फॉल्स होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बुलियन बोल देते हैं। फिर स्ट्रिंग आ गया, तो स्ट्रिंग में तो कुछ भी आ सकता है, जैसे नाम आ गया किसी का, कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। मान लेते मैंने ए बी सी लिख दिया, तो ए बी सी क्या हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या बताता है कि आपने जो डाटा स्टोर किया हुआ है एक मेमोरी के अंदर या फिर एक वेरिएबल के अंदर, तो वो किस टाइप का डाटा होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल डाटा टाइप। तो स्पेशल डाटा टाइप को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं किस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन नहीं दे रखी है, इसको हम कंपाउंड में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कंपाउंड, एक दूसरा हम पढ़ते हैं स्पेशल। पर यहाँ पे इन जनरल अगर बात की तो स्पेशल डाटा टाइप में हमारे पास क्या कौन कौन से आ जाते हैं, नल आ जाता है, एरे आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और रिसोर्स आ जाता है। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मतलब होता है, इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है यहाँ पे कि जो आपके पास कोड डाटा टाइप्स हैं वो क्या क्या होता है। तो कोड डाटा टाइप्स में कौन कौन से आ जाता है, इंटीजर आ जाता है आपके पास, फ्लोट या फिर डबल आ जाता है, इसके अलावा स्ट्रिंग आ जाता है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं हमारे पास, जब हम बात कर लेते हैं कौन सी कोड डाटा टाइप की, जब हम बात करते हैं कि इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, बुलियन आ सकता है, और स्ट्रिंग आ सकता है। यहाँ पे लिखा है कि जो ये हमारे पास ये डाटा टाइप होते हैं, कोड डाटा टाइप, ये हमेशा सिमिलर होते हैं। जब आपने किसी ने भी XYZ पर्सन ने अगर सी या C++ लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि ये डाटा टाइप वही है जो आपने वहाँ पे ही पढ़े हैं, कि इंटीजर क्या होता है, कि फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। तो मैंने बता ही दिया, इंटीजर की जो वैल्यू आपकी 10, 20 या फिर -11, -10 ऐसे करके जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीजर आती हैं। फ्लोटिंग वैल्यू वही होती है जो पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे 2.5 आ गया तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है ना। और इसके अलावा स्ट्रिंग आता है, तो स्ट्रिंग मतलब फ्लोटिंग और डबल एक ही मतलब होता है, बस इसका मेमोरी साइज़ अलग अलग हो जाता है, बस ये है। बाकी मैं समझा दूंगा इसको क्या मतलब होता है। स्ट्रिंग वही जो आपने टेक्स्ट डाटा को स्टोर किया हुआ है अपनी मेमोरी के अंदर, तो वो स्ट्रिंग आ जाता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है किसमें, एक तो इंटीजर और एक हमारे पास फ्लोट में, ये दोनों के दोनों हमारे पास प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लो कि एक हमारे पास पर्सन आ गया ए, दूसरा हमारे पास पर्सन आ गया बी। एक जो पर्सन है उसने कंप्यूटर रखा है अपना 32 बिट का, जो बी पर्सन है उसने अपना कंप्यूटर रखा है 64 बिट का।
और मैंने ये बेसिकली आपको चीज़ बताई है, क्या चीज़ बताई है कि जो भी आपका पीएचपी का प्रोग्राम है वो कहाँ पे चलेगा, किसी ना किसी वेब सर्वर के ऊपर ही काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया होगा, जो पर्सन ए है इसने भी अपना एक वेब सर्वर बनाया होगा, कंप्यूटर पे के ऊपर वेब सर्वर बनाया होगा, पर्सन बी ने भी अपना एक वेब सर्वर बनाया होगा। मतलब इन्होंने दोनों ने क्या किया होगा, अपना अपना एक सर्वर बनाया होगा। अब होता क्या है, मान लेते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है ना। एक वेरिएबल बेसिकली हमने पहले पढ़ लिया है। वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम अलग अलग डाटा स्टोर करते हैं। तो जो अलग अलग टाइप ऑफ डाटा स्टोर करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाटा टाइप्स बोल देते हैं। कि जो ये मेमोरी है, इसकी मेमोरी के अंदर किस टाइप का डाटा मैंने स्टोर किया हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 10 स्टोर किया हुआ। अगर इसको आपको वैसे देखना है, कंप्यूटर की वे में देखना है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये आपकी आ गई रैम। रैम के अंदर एक लोकेशन आ गई, मान लेते हैं 101। आपने क्या किया, आपको पता है कि आपको 101 को यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है किसी पर्पज़ के लिए। तो आपने क्या कर दिया, आपने इसका अपने हिसाब से नामकरण कर दिया। तो नामकरण क्या कर दिया आपने उसको, जब भी कंप्यूटर के लिए तो 101 ही रहेगा, पर जब आप उसको यूज़ करोगे तो आपने उसको अपना नाम दे दिया। आपने बोल दिया $A इसका नाम है, कि जब भी मैं $A यूज़ करूँगा तो मेरा कंप्यूटर समझ जाएगा कि मैं इस मेमोरी की बात कर रहा हूँ। रैम के अंदर ये मेरी मेमोरी है, मैं इसके अंदर इस मेमोरी की बात कर रहा हूँ। और इस मेमोरी के अंदर मैंने कौन सा डाटा स्टोर किया हुआ है, मैंने यहाँ पे 10 स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको समझाई है कि डाटा टाइप होते क्या हैं। ये बताते हैं पीएचपी को कि जो आपने मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर किया हुआ है वो किस टाइप का डाटा है, कि वो इंटीजर है, कि वो टेक्स्ट का डाटा है, या फिर स्ट्रिंग का डाटा जिसको हम बोलते हैं, कि वो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो 10 है वो किस टाइप का डाटा है। तो सर ये हमारे पास इंटीजर डाटा है। तो इसका मतलब है जब पीएचपी इस कोड को, या फिर जब आपका जो ब्राउज़र है इस कोड को चलाएगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा, या फिर टेक्निकल टर्म बोले तो रेंडरिंग करेगा। ये मैंने कल भी बताया था कि टेक्निकल टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, रेंडरिंग बोलते हैं। तो जब पीएचपी इस कोड को, इस लाइन को जब रेंडरिंग करेगा, जो ये वाली लाइन लिखी है ना मैंने, $A = 10, तो वो समझ जाएगा कि जो आपका मेमोरी है $A वाली, उसके अंदर जो आपने डाटा डाला है 10, तो इसका मतलब है 10 के कॉन्टेक्स्ट में वो समझ जाएगा कि जो आपका $A है वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो वो हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है। क्योंकि इंटीजर वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इंटीजर डाटा स्टोर किया हुआ है ना। तो ये पॉइंट होता है जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। बस जब आपको कन्फ्यूज़न होती है तो इस जो छोटे पॉइंट मैंने बताए हैं इसको आप एक दो बार सुनो ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम चलो फिर से एग्जांपल पे चलते हैं। जब इन दो दो पर्सन्स थे, इन्होंने क्या किया है, एक पर्सन ने क्या किया है, सिंपल क्या किया है, वेरिएबल अपना बनाया है, उस वेरिएबल के अंदर डाटा 10 डाल दिया हुआ है। दूसरे पर्सन ने भी सेम यही किया है, एक अपना वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर डाटा 10 डाल दिया हुआ है। अब देखो होता है क्या है, एक जो पर्सन ए है उसका कंप्यूटर 32 बिट का है, दूसरा पर्सन है उसका कंप्यूटर कितना है, बी नाम का पर्सन है, उसका कंप्यूटर 64 बिट का है। अब होता क्या है, क्योंकि देखो रैम तो दोनों में होगी, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, क्योंकि सर जो प्रोग्राम चलेगा वो इसकी रैम के ऊपर भी चलेगा, और जो 64 बिट वाला है इसकी रैम के ऊपर भी वो चलेगा। पर डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस उस जगह उस टाइम पे आता है कि वो कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर काम करते हैं। ये 32 वाले के ऊपर काम करता है, ये 64 वाले के ऊपर काम करता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जब ये वाले मेमोरी जो वेरिएबल ए है, इसको जब डाटा 10 स्टोर करना होगा रैम के अंदर, मान लेते हैं आपकी रैम आ गया, और जब हम बात करें 32 बिट वाले की बात, तो ये हमारे पास मेमोरी 101 है। तो ये कितनी बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इस पर्सन के लिए, सपोज कर लेते हैं जब 10 स्टोर करना है मुझे 101 मेमोरी के अंदर, तो उसको 4 बाइट ऑफ मेमोरी उसको वहाँ पे मिल जाएगी। मतलब टोटल रैम का कितना हिस्सा उसको मिल जाएगा, 4 बाइट का हिस्सा उसको वहाँ पे मिल जाएगा। किस चीज़ के लिए मिल जाएगा, 10 डाटा को स्टोर करने के लिए। कब मिलेगा, जब हम बात कर रहे हैं 32 बिट वाले कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। सेकंड हम यही केस ले लेते हैं, सेकंड हमारा 64 बिट का आ गया, उसमें भी मेमोरी मान लेते हैं 101 ही है, पर उस केस में उसको जो साइज़ मिला वो कितना मिल गया, 8 बाइट का साइज़ उसको मिल गया। कितना साइज़ का मिल गया वहाँ पे, अब देखो है कितने बिट का, वो कौन सा आर्किटेक्चर है उसका, 64 बिट का आर्किटेक्चर है। उसके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो उसका वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल के लिए उसको जो मेमोरी एलोकेट होगी, जो डाटा वो मेमोरी में डालेगा, उसको डालने के लिए जो उसको मेमोरी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 8 बाइट की मेमोरी वो दी जाएगी।
ओके, तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि जिस टाइप का आर्किटेक्चर होगा उस टाइप का जो हमारा डाटा टाइप का साइज होगा वो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द साइज ऑफ इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इंटीजर वैल्यू ली थी, इसके अलावा फ्लोटिंग वैल्यू भी तो हो सकती है ना। तो द साइज ऑफ इंटीजर और फ्लोट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, वो क्या हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। क्योंकि जब मैंने 32 बिट वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना इंटीजर वेरिएबल बनाया और उसको स्टोर किया मेमोरी के अंदर, तब मुझे उसने 4 बाइट दिया कि आप 4 बाइट के अंदर अपना मेमोरी के अंदर डाटा अपना डाल दो। पर जब मैंने 64 बिट वाले कंप्यूटर के ऊपर सेम काम किया, वही सेम काम किया, मैंने एक अपना वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डाटा डाल दिया 10, है ना। और वो वेरिएबल किस टाइप का था हमारे पास, इंटीजर टाइप का भी था। ओके, तो इसके लिए उस जो हमारे पास आर्किटेक्चर था या फिर जो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म था, उसने मुझे कितना साइज़ दिया, उसने मुझे वहाँ पे 8 बाइट का क्या किया, वहाँ पे मुझे साइज़ दे दिया। तो यही चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल लेके बताया, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि जो हमारे पास साइज़ होता है इंटीजर और फ्लोट का, ये हमेशा प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का 32 बिट है तो उसके लिए कम आएगा, किसी का 64 बिट है तो उसके लिए वो ज़्यादा साइज़ देगा। तो कल को मान लेते हैं 8 बिट का आ गया, कोई कोई बोलेगा मेरा सर सिस्टम 8 बिट का है, तो उसको तो मान लेता है, उसको तो और कम देगा, उसको मान लेता है वो 2 बाइट का स्टोरेज ही देगा। जहाँ पे तो 32 बिट वाले को वो 4 बाइट दे रहा था और 64 बिट वाले को वो 8 बाइट एलोकेट कर रहा था। तो सपोज कर लेते हैं कि किसी का 8 बिट का कंप्यूटर है, काफ़ी पुराना कंप्यूटर है, बाबा आदम के ज़माने का, तो उसके लिए वो कितना साइज़ देगा, मान लेते हैं 1 बाइट का ही साइज़ देगा कि भाई मैं तेरे को 8 बाइट मतलब एक ही सिंगल बाइट की स्पेस मैं तुझे दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुझे स्पेस नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस वे में क्या होता है, जो आपका एक तरीके से जो आपका साइज़ होता है इंटीजर और फ्लोट का, वो हमेशा प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये एक डाउट होता है काफ़ी बच्चों का कि कैसे ये वर्क होता है, क्या मतलब होता है इसका। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने आपको कन्वे कर दी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तब अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अलावा डाउट रहता है तब भी आप मुझे बता सकते हो। ये तो मैंने चीज़ आपको पहले बताई है कि डाउट कुछ भी हो तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने क्या करना है, नोट करके लिखना है। फिर हमारे पास जैसे यहाँ पे दे रखा है, ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, फर्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, इंटीजर। तो हमारे पास डाटा टाइप होता है इंटीजर, है ना। तो इंटीजर में क्या है, इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, होल नंबर हो सकते हैं। अब होल नंबर में क्या आ सकते हैं, या तो कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, जीरो भी आ सकता है, और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। इट डज नॉट इंक्लूड द प्रिसीजन, मतलब प्रिसीजन वैल्यू इसमें नहीं होती है। जैसे मैं बोलूँ 10.2, तो 10.2 वैल्यू गलत हो जाएगी, वो हमारी इंटीजर वैल्यू नहीं होगी। तो इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, 0 हो सकती है, -10 भी हो सकती है। तो ये सारी इंटीजर वैल्यू हो सकती हैं। पर मैं बोलूँ 10.2, तो 10.2 कोई भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं होगी। तो वही लिखा है, इट डज नॉट इंक्लूड द प्रिसीजन। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव वैल्यूज आर आल्सो कंसीडर एज एन इंटीजर। वही मैंने एग्जांपल ले लिया कि -10 को भी हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर वैल्यू हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे PHP डज नॉट सपोर्ट अनसाइंड इंटीजर डाटा टाइप। यहाँ पे जो हमारा PHP है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तो आपने हाईलाइट करके नोट करना है कॉपी में, कि जो PHP है वो अनसाइंड इंटीजर डाटा टाइप को कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। अब अनसाइंड का मतलब क्या है, साइंड का मतलब क्या है, इसके लिए आप एक थोड़ा सा ब्रीफ देख लो थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे आपको ये बताना लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि अभी तो आपने ये सारी चीज़ें एक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं की हैं, पर एक्चुअल में होता है कि जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो ना, उसी कंटेक्स्ट में आपको बताता हूँ, तब भी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो, तो सी लैंग्वेज में आप क्या पढ़ते हो, दो टाइप के मॉडिफायर पढ़ते हो, दो टाइप की क्या पढ़ते हो, टाइप ऑफ मॉडिफायर, टाइप ऑफ मॉडिफायर पढ़ते हो। कौन कौन से पढ़ते हो, एक तो आप पढ़ते हो साइंड, सेकंड आप पढ़ते हो अनसाइंड। दो टाइप के मॉडिफायर पढ़ते हो। अब मॉडिफायर के काम क्या करते हैं, बेसिकली ये बताने का काम करते हैं कि ये उस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि जो आपके पास इंटीजर वेरिएबल है वो नेगेटिव वैल्यू स्टोर करेगा कि नहीं करेगा, बस सिंपल सा इतना मतलब होता है। अब देखो, जब हम साइंड और अनसाइंड की बात करते हैं तो इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके मैं बता देता हूँ। इन द फॉर्म ऑफ जब हम वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो इसमें साइंड में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, साइंड में ज़ीरो आ सकता है, इसके अलावा पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है कोई, या तो इसके अलावा कोई हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। पर वही अगर बात कर लेते हैं हम अनसाइंड में, तो अनसाइंड में क्या होगा, हमेशा या तो ज़ीरो, या तो हमारे पास क्या आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, ये मतलब होता है अनसाइंड का। अगर आपको इसको थोड़ा ग्राफिकल वे में देखना है तो आप पे जैसे हम नॉर्मल, जैसे आप क्लास 5th 6th की मैथ होता है, वहाँ पे आप देखते हो ना, इंटीजर्स,
इंटीजर कैसे बताए होते हैं वहाँ पे, ऐसे बताते हैं ना, 0, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे -3, फिर वैसे यहाँ पे +1, मतलब प्लस तो नहीं लिखा होता, लिखा होता है 1 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। और आपको इतना तो पता ही है कि जहाँ पे कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी सिंबल नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो अनसाइंड में क्या आ रहा है, अनसाइंड में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो हमारे पास 0 भी आ रहा है, 0 के अलावा हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी यहाँ पे आ रही हैं। पर अगर हम बात कर लेते हैं अनसाइंड की, तो अनसाइंड क्या बोलता है कि जो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ पे देख रहे हो ना आप नेगेटिव वैल्यूज़, इनको भी वो क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा देता है। तो वो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो आपकी, अब देखो टोटल यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है, अगर आप वैसे काउंट करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएंगी आपके पास, देखो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल आपके पास कितनी वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, कि 9 वैल्यूज़ आ सकती हैं यहाँ पे हमारे पास। तो अनसाइंड क्या करता है, वो अपनी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करता है, वो नेगेटिव हटा ही देता है, वो बोलता है मैं नेगेटिव रखूंगा ही नहीं, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो जीरो से लेके वो कहाँ पे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने 9 क्यों नहीं इंक्लूड किया। देखो जब आप इसको काउंट करोगे तो काउंट आप कैसे करेंगे, काउंट तो आप ऐसे करोगे ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, मतलब ये नंबर 1 वाली जगह आ गई, फिर ये नंबर 2 वाली जगह आ गई, फिर ये नंबर 3 आ गया, फिर नंबर 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल तो हमारे पास 9 ही होंगे ना। आपने कभी भी संख्या ज़्यादा नहीं करनी है, जो रेंज है वो कभी भी आपने ज़्यादा नहीं करनी है। जितनी वैल्यू यहाँ पे आ सकती हैं उतनी ही वैल्यू यहाँ पे भी आएंगी। फ़र्क क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे अनसाइंड में हम क्या लेंगे, सिर्फ ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यू ही हम लेंगे। एक तो हम ज़ीरो तो लेंगे ही लेंगे, तो ज़ीरो तो हम लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ है हम उनको भी कंसीडर करेंगे। तो ये मतलब होता है साइंड और अनसाइंड का। तो जब हम पीएचपी की बात करते हैं तो पीएचपी क्या बोलता है, पीएचपी बोलता है कि मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा साइंड वैल्यू ही कंसीडर करूँगा। ओके, मैं हमेशा क्या करूँगा, साइंड वैल्यू ही क्या करूँगा, कंसीडर करूँगा। ओके, कल को आप बोलोगे, आप सिंपल बोलोगे कि जैसे यहाँ पे आप बोलोगे सिर्फ आपको पॉजिटिव 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 या फिर ज़ीरो वैल्यू ही कंसीडर करवानी है, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो रेंज होगी वो बढ़ जाएगी। तो वो मैं उस टाइप की वैल्यूज़ को मैं कभी भी कंसीडर नहीं करूँगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंज कितनी थी, 0 से लेके 4 थी, पर इसको अनसाइंड हमने जैसे बना दिया तो ये 0 से लेके कहाँ तक चलेगी, हमारे पास 8 तक वो चलेगी। तो पीएचपी इसके लिए मना करता है, बोलता है मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ साइंड वैल्यू के ऊपर ही काम करूँगा। और वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पीएचपी डज नॉट सपोर्ट अनसाइंड इंटीजर, कि वो अनसाइंड इंटीजर को सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वो किसको सपोर्ट करता है, साइंड इंटीजर को वो सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। बाकी देखो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इंटीजर के वही -32 आ सकता है, 32 आ सकता है, और 9 6, मतलब कोई भी जब वैल्यूज़ होती है वो यहाँ पे आ सकती है। तो किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, सारे हमारे ये इंटीजर के एग्जाम्पल आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोट या फिर डबल हम जिसको बोल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, ये क्या होते हैं, ग्रुप्ड एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डाटा टाइप भी हम इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप का डाटा हम स्टोर करेंगे, वही फ्लोटिंग वैल्यू, तो मतलब जैसे 123.56 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, 5.6 भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, 1.2E3 ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, और 7E-10 ये भी हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, डबल भी बोल सकते हो। उनकी जैसे 7 की पावर अगर आप बोल सकते हो कि -10 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो पॉइंट में जाएगा ना, मतलब 7 के नीचे कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे 10 जीरो आ जाएंगी, तो नियर अबाउट वो कितना बन जाएगा, 0.00007 ऐसे करके वो बन जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, ये भी क्या है, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट एक की ही वैल्यू है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास होल्ड करता है वर्ड और सेंटेंसेस को। तो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक नाम लिखा, सपोज कर लेते हैं मैंने नाम लिख दिया अजय, लिख दिया, तो अजय क्या है, हमारे पास एक वर्ड है, सपोज कर लो एक वर्ड है, वही मैंने लिख दिया कि, मान लेते हैं मैंने लिखा कि अ, अजय इज़ गुड बॉय, सपोज कर लो मैंने ये लिख लिया, तो ये क्या हमारे पास एक पूरा पूरा सेंटेंस है। तो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, वही यहाँ पे बोलने का मतलब है, एक वर्ड भी हो सकता है और एक पूरा पूरा सेंटेंस भी हो सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि दीज आर ऑलवेज इंसर्टेड विद इन कोटेशन मार्क्स, मतलब जब आप स्ट्रिंग कभी भी पीएचपी के अंदर लिखोगे तो उसको हमेशा आप कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखोगे। अब कोटेशन मार्क आपके दो तरीके के होते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाते हैं, एक आपका सिंगल आ जाता है, दूसरा आपका डबल आ जाता है। ये भी हम देखेंगे कि सिंगल और डबल आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हो। इन फ्यूचर अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि बताओ कि जो आपका स्ट्रिंग है वो आप कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर जो स्ट्रिंग के जो कोटेशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। कहाँ पे, पीएचपी लैंग्वेज के अंदर। इसके हेल्प से आप क्या करते हो, कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू या फिर टेक्स्ट वैल्यू आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करवाने का काम करते हो। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिकली जो आपका स्ट्रिंग है वो बेसिकली वो लिखा है द कोट यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे जो भी आपने कुछ लिखा है उसके स्टार्टिंग में और उसके एंड के बीच में क्या करना पड़ता है, मतलब एक तो स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है कोट, और एक आपको स्टार्टिंग और एक आपको एंड में लिखना पड़ता है। ओके, फिर लिखा है यहाँ पे इफ द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन स्टार्टेड विद द सिंगल कोट देन इट शुड आल्सो बी एंड विद द सिंगल कोट, मतलब वही सिंपल सा बात है, अगर आप उसको सिंगल कोट में लिख रहे हो तो वो सिंगल कोट से ही एंड होना चाहिए, अगर आप उसको डबल कोट में लिख रहे हो तो वो डबल कोट में ही एंड होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनको क्या करना होता है, आपने अंडरस्टैंड करना होता है। अब देखो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बता रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ कमियाँ होती हैं जहाँ पे आपको यूज़ करना है सिंगल कोट और कहाँ पे आपको यूज़ करना है डबल कोट। यहाँ पे इस चीज़ को बताया नहीं गया तो इसको मुझे आपको अलग से भी बताना पड़ेगा एक बार। तो सिंपल यहाँ पे इन्होंने जस्ट एग्जांपल दे रखे हैं कि एप्पल डबल कोट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, और पीएचपी मतलब टेक्स्ट कुछ भी है उसको आप सिंगल या डबल के अंदर आप ट्रीट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, स्ट्रिंग के एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिर हमारे पास जैसे नेक्स्ट दे रखा है बुलियन। तो जो आपका बुलियन डाटा टाइप होता है ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट, या तो कोई चीज़ हो सकती है या तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ कि आज बेटा बारिश होगी, तो आप कई बच्चे बोलेंगे हाँ सर होगी, कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं होगी, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो होगी या तो नहीं होगी। तो वही चीज़ कौन बताता है, बुलियन डाटा टाइप बताता है कि कोई चीज़ ट्रू होगी या तो कोई चीज़ क्या होगी, फॉल्स होगी। तो बुलियंस आर ऑफन यूज्ड इन अ कंडीशनल टेस्टिंग, बेसिकली आप इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कंडीशनल टेस्टिंग के टाइम पे हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कंडीशनल टेस्टिंग क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 4, इसके लिए आप क्या करो, आप एको कर दो, किस चीज़ को एको कर दो, येस। ओके, एक स्टेटमेंट मैंने ये लिख दी और सिंपल अगर अगर ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, तो इसके अलावा एल्स आपने कर दिया, एल्स आपने लिख दिया सिंपल एको नो। ओके, एको आपने कर दिया यहाँ पे नो, कि अगर जब ये मेरा प्रोग्राम चलेगा तो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि 5 क्या बोलते हैं, 4 से बड़ा है ऑब्वियसली सर, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा मुझे यहाँ पे, मुझे आ जाएगा येस। तो उस टाइम पे जो येस है या फिर जो एक कंडीशन है, कंडीशन के बिहाफ पे ही क्या होता है, कंडीशन ने यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न किया होगा, ट्रू रिटर्न किया होगा। तो जब ट्रू आता है तो ट्रू वाला जो कोड होता है वो चलता है, तो ट्रू वाला कोड मेरा कौन सा है, एको येस वाला मेरा ट्रू वाला कोड है। तो ऐसे करके क्या होता है, जो बुलियन लॉजिक होते हैं वो वर्क किए जाते हैं जब आप कंडीशनल टेस्टिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन फ्यूचर भी देखेंगे, पर जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। बाकी जो पीएचपी है वो केस सेंसिटिव है, ये मैंने आपको बताया ही है। तो जब भी आप बुलियन वैल्यू यूज़ करेंगे तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, या तो छोटा येस और नो यूज़ करेंगे, या ऑन और ऑफ की वे में आप उसको यूज़ करेंगे, या आप उसको 1 और 0 की वे में रिप्रेजेंट करेंगे, या आप उसको ट्रू और फॉल्स की वे में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये मैकेनिज्म होता है या फिर एक तरीका होता है जब आप पीएचपी में क्या करते हैं, बुलियन वैल्यू को यूज़ करते हैं। अब वही एक सिंपल सा कोड यहाँ पे दे रखा है, पीएचपी यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, पीएचपी यहाँ पे बंद कर दिया हुआ है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दी है ट्रू। ओके, और बाकी यहाँ पे तो चलो कमेंट लिखा हुआ है, सभी को पता है ये सिंगल लाइन कमेंट है जिसको हम इससे स्टार्ट करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा है असाइन द वैल्यू ट्रू टू ए, कि मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो किस वेरिएबल में चली गई है, मतलब एक हमारे पास मेमोरी है, उस मेमोरी का नाम हमने लिखा है $a और उसके अंदर वैल्यू चली गई है ट्रू, और ट्रू का मतलब कितना होता है 1, है ना, वही चीज़ लिखी ना कि ट्रू का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमारा 1 भी होता है। तो 1 कहाँ पे चला गया हमारे पास, इसके अंदर चला गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि $b इज़ इक्वल टू 0, तो जहाँ पे 0 चला गया तो 0 का मतलब क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो 0 कहाँ पे चला गया हमारे पास, जो हमारे पास $b है उसके अंदर कितना चला गया, यहाँ पे 0 मेमोरी के अंदर चला गया। तो वही लिखा है फॉल्स टू द बी, और मतलब 0 बेसिकली वही फॉल्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू जो होता है वो हमारा 1 को रिप्रेजेंट करता है, या फिर किसी जो वैल्यूज़ होती है जो सत्य होती है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रू का यूज़ करते हैं या फिर सहारा लेते हैं।
तो सिंपल सा ये फंडा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कि यहाँ पे थोड़ा इतना डिटेल में नहीं बताया हो, बिल्कुल ही बेसिक बेसिक चीज़ें टच की हुई हैं। ओके, देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, स्पेशल डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास आ जाता है नल। ओके, इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नल। नल क्या होता है, बेसिकली एक हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ डाटा टाइप होता है विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू। ओके, इसमें एक वैल्यू होती है, उसका नाम क्या होता है, नल। ओके, अब देखो यहाँ पे बच्चों का क्या डाउट आता है। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नल इज इक्वल टू, ठीक है, नल इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था 0, सेकंड ऑप्शन दे रखा था कि हैविंग अ वैल्यू, ठीक है, और इसके अलावा थर्ड यहाँ पे दे रखा था 1, और फोर्थ दे रखा था यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। अब देखो एज पर अगर हम नॉर्मली देखें, जिन्होंने नहीं ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो मैक्सिमम बच्चे टिक क्या करते हैं, वो टिक करते हैं 0। वो बोलते हैं कि सर नल है तो नल का मतलब क्या होगा, 0। पर देखो जब आप प्रोग्रामिंग की वे में इस चीज़ को देखते हो तो नल कभी भी 0 नहीं होता है। अगर मैं आपको ऊपर फिर से लेके चला जाऊँ तो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है इंटीजर। तो इंटीजर में मैंने क्या बताया कि नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, और साथ में ज़ीरो भी हो सकता है। तो ज़ीरो तो देखो क्या है बेटा, यहाँ पे इंटीजर है, मतलब इसका कोई ना कोई तो है ना, ज़ीरो खाली नहीं है, ज़ीरो एक एक्चुअल में वैल्यू है। पर नल क्या होता है, नल बोलता है कि बेसिकली नल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको अभी हमने बनाया नहीं होता है। मतलब ऐसे समझ लो एक ऐसी मेमोरी है जो अभी तक खाली पड़ी है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मैंने जीरो डाला हुआ है। ओके, जैसे मान लेते हैं, इसमें थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे क्या है, एक मेमोरी है ना, यहाँ पे एक मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर अभी मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है। सपोज कर लेते हैं मेमोरी क्या मेरे पास अभी खाली है। तो खाली इन द सेंस अभी मैंने डाला नहीं है, पर मैं इसको फ्यूचर में डाल सकता हूँ। तो ये मेरी मेमोरी क्या बनेगी, नल बनेगी। पर जब आप बात कर देते हो ज़ीरो की, तो ज़ीरो एक्चुअल में कोई ना कोई डाटा होता है बेटा, ये आपने याद रखना है। ज़ीरो एक्चुअल में कोई ना कोई डाटा होता है, वो नल नहीं होता है कभी भी ज़ीरो। तो यही एक बार एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन था, और ये पूछा गया था एग्जाम में कि जो आपका नल होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो मैक्सिमम बच्चों ने टिक किया था कि नल किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। पर वो सारे वहाँ पे गलत थे। ना तो नल जीरो होता है, ना तो नल वन होता है। वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो अभी एक तरीके से बनाई नहीं की होती है, मतलब एक तरीके से ब्लैंक होता है वो एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। इसके एज पर जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपका बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता। तो आज हम फिर से यहाँ पे चलते हैं वापस कि कैन ओनली हैव अ वन वैल्यू, कौन सी वैल्यू हो सकती है उसके अंदर, नल वैल्यू हो सकती है। पीएचपी विल कंसीडर द वेरिएबल एज अ नल इफ़ डू नॉट सेट इट। बेसिकली हमने क्या किया, तो जो हमने कोई वेरिएबल है अगर उसमें कोई डाटा एंट्री नहीं किया है, सपोज कर लो मैं लिखा $a, और इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू डाली ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होगा, नल ही होगा। कि अभी तो मैंने वैल्यू डाली नहीं है, पर बाद में तो डाल सकता हूँ ना। तो ओके, तो मतलब एक खाली जगह मैंने ऑक्यूपाई करके रखी है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर मैंने जीरो डाला हुआ है, ये नहीं कि आपने कभी भी कंसीडर करना है। तो ओके, वही लिखा है कि वेरिएबल एज नल इफ़ डू नॉट सेट, मतलब बेसिकली हमने इसको अभी तक सेट नहीं किया हुआ है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि नल डाटा टाइप कैन आल्सो बी यूज फॉर एम्बिटिंग वेरिएबल। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लेते हैं कल को आपको कोई वैल्यू खाली करनी है। ओके, जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपने क्या करना है, सपोज कर लेते हैं आपकी एक मेमोरी है, इस मेमोरी का नाम है मान लेते हैं $a, और इसके अंदर डाटा पड़ा है 10। ओके, आपने बनाया कैसे होगा, आपने बनाया होगा $a = 10। ओके, फिर मैंने क्या किया, सिंपली मैंने अगली लाइन में लिख दिया $a = नल। तो जब ये प्रोग्राम, ये वाली लाइन चलेगी, इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब होगा कि जो आपका जो मेमोरी अभी खाली है, उस मेमोरी के अंदर कितना चला जाएगा डाटा, 10 चला जाएगा, है ना। पर जैसे ही हम अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर अगली लाइन को हम चलाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो $a है उसके अंदर क्या डाल दो, उसके अंदर उसको खाली कर दो, नल कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डाटा इसके अंदर 10 यहाँ पे पहले से पड़ा होगा, वो डाटा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब है ये मेमोरी क्या बनेगी, मेरी नल बनेगी। नल का मतलब ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। नल का मतलब है इस मेमोरी को हमने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। तो वही यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली जो नल होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हम किसी वेरिएबल को खाली करना होता है, मतलब कोई मेमोरी को हमने खाली करना होता है, तब भी हम नल का यूज़ कर सकते हैं। वही लिखा है देखो, एक्स मतलब एक वेरिएबल है, उसको डिक्लेयर कर दिया है नल, है ना। पर वैसे आप लोग को मैंने विद एग्जांपल बता दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या पॉइंट आता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ डाटा टाइप आता है उसको एरे बोलते हैं। तो एरे क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल्स होते हैं जो होल्ड करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को,
है ना। एरे का हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। जब आप पीएचपी की बात करते हो तो हर एक जो एरे एलिमेंट होता है वो एक की और एक वैल्यू को स्टोर करता है, पर यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दे रखा है, क्योंकि जब आप एक्चुअल में एरे पढ़ते हो तो एरे आप 3 टाइप में पढ़ते हो। वो हम चलो आप बाद में डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे फिर सारा मिक्सअप हो जाएगा, तो उसको मिक्सअप नहीं करेंगे अभी। वी हैव 3 टाइप ऑफ, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 टाइप के हम एरे पढ़ते हैं। कि इंडेक्स्ड एरे पढ़ते हैं, दूसरा हम एसोसिएटिव एरे पढ़ते हैं और तीसरा हम मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी है कि 3 टाइप के ऑफ एरे होते हैं और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इंडेक्स, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, पीएचपी की जब हम बात करते हैं, देन हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली एक ऐसा डाटा टाइप होता है पीएचपी में। जब आपने सी या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी होगी या फिर ऊप्स लैंग्वेज जिसने भी पढ़ी होगी, तो उसको पता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? इंस्टांस ऑफ क्लास बोल देते हैं। इंस्टांस ऑफ क्लास। ओके, इंस्टांस ऑफ क्लास बोल देते हैं। बाकी चलो मैं आपको बता भी दूंगा क्या चीज़ें होती हैं, क्या ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अभी के लिए बस आप इतना नोट कर लेना कि एक इंस्टांस ऑफ क्लास होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कंटेन करता है किस चीज़ को? एक तो वेरिएबल को कंटेन करता है, साथ ही साथ उसके फंक्शंस को। दैट प्रोसेस द वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल तो स्टोर करेगा, मतलब मेमोरी तो अपने स्टोर करके रखेगा, फिर उस मेमोरी के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो भी क्या करेगा? एक तरीके से ऑब्जेक्ट स्टोर करने का या फिर एक तरीके से हैंडल करने का वो काम करेगा। जो आपकी पीएचपी होती है उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको हमेशा एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे क्लास का, हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास के बाहर ही आपको बनाना पड़ता है। ओके, क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आपने ये चीज़ याद रखनी है। वो लिखा है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड, कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सप्लिसिटली मतलब क्लास के बाहर ही उसको डिक्लेयर करना है, क्लास के अंदर कभी भी डिक्लेयर नहीं करना है। एट फर्स्ट अ क्लास इज़ अ डिक्लेयर्ड, मतलब वही लिखा है जो मैंने यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले आपको एक क्लास बनानी है, क्लास डिक्लेयर करनी है। देन इंस्टांस विच आर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आप क्रिएट करेंगे। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोल देते हैं? इंस्टांस ऑफ क्लास। ओके, तो ये बेसिकली अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या मतलब है, क्या ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको विद द एग्जांपल मैं आपको बताने की ट्राई करूँगा। आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने यहाँ पे। ओके, बाकी ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए आप एक कमांड यूज़ करते हैं या फिर कीवर्ड यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, तो इस कीवर्ड का नाम आता है न्यू। इसको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है कि न्यू इज़ अ कीवर्ड जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये आपने नोट करना है अपनी कॉपी पे। फिर नेक्स्ट और जो हमारे पास लास्ट डाटा टाइप आता है वो उसका नाम होता है रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या होता है? कि हमारे पास रिसोर्स टाइप होता है, ये बेसिकली कोई एक्चुअल डाटा टाइप नहीं होता है। ये क्या करता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है ना, एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है रेफरेंस टू द अदर एक्सटर्नल सोर्स। जैसे मान लेते हैं कल को आप अपना आपने पीएचपी में कोड बना लिया है ना, आपने क्या किया? आपने बोला कि एक फ़ाइल मेरी बाहर पड़ी है, फाइल नंबर 1 है, मुझे उसको अपने कोड में ऐड करना है ना, या फिर उसको मुझे रेफरेंस करना है। तो उस रेफरेंस के लिए आप किस डाटा टाइप का यूज़ करते हो? रिसोर्सेज का आप यूज़ करते हो। तो वही लिखा है कि रिसोर्सेज आर द स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड द रेफरेंस टू द अदर एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अदर एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? कोई फाइल हो सकती है, वही लिखा है कि कोई फाइल हेडर हो सकता है, इसके अलावा कोई डाटाबेस हो सकता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। बाकी यहाँ पे लिखा है कि रिसोर्सेज आर क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय स्पेशल फंक्शन, कि जब भी आप रिसोर्सेज का यूज़ करोगे तो या फिर इसको क्रिएट करोगे तो इनको हैंडल करने के लिए एक अलग से फंक्शंस होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो इंट्रोडक्शन थी वो किसकी थी? आपकी, जब आप डाटा टाइप पढ़ते हो। पर ये सफिशिएंट नहीं है, तो आपने क्या करना है? कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उसको आपने यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए बेसिकली। तो वो तो चलो आपका थोड़ा बेसिक था। तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ यहाँ पे डाटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। डाटा टाइप्स होते हैं किसमें? हमारे पीएचपी के अंदर। टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 8 होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने ये याद रखना है, सबसे पहले 8 टाइप ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं। सेकंड, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि डाटा टाइप क्या करता है? ये हमें पीएचपी को बताता है, ठीक है। पीएचपी को क्या करता है? ये बताता है, किस चीज़ को बताता है? कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल होल्ड, अ वेरिएबल होल्ड, कि जो वेरिएबल है उसने किस टाइप का जो है एक तरीके से वैल्यू है वो अपने अंदर स्टोर करके रखी है। और वेरिएबल क्या होती है हमारे पास? नेम ऑफ एनी मेमोरी एड्रेस, ठीक है, नेम ऑफ मेमोरी एड्रेस,
कि जो मेमोरी एड्रेस को आप नाम देते हो उसको आप क्या बोल देते हो, उसको आप वेरिएबल बोल देते हो। एक तो 2 पॉइंट आपने ये याद रखने हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक तरीके से जो डाटा टाइप्स होते हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं? डाटा टाइप हमारे पास नंबर हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास बूलियन वैल्यू हो सकती है। बूलियन में क्या आ जाता है? ट्रू और फॉल्स हमारे पास वहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है। तो ये सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं? डाटा टाइप हो सकते हैं। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं किया गया था, कि जो हमारे पास पीएचपी है, पीएचपी की एक खासियत है ना? पीएचपी क्या है? पीएचपी इज़ अ लूजली टाइप्ड। लूजली टाइप्ड, अब इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, जो डाटा टाइप्स होते हैं उनको कब कंसीडर करता है? डायनामिकली वो कंसीडर करता है। इसको मैं एज एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ अभी। इसको आप नोट कर लो, डायनामिकली। कि डायनामिकली क्या होता है? ये टाइप्ड होता है। ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग भी लिख लो कि इट मीन्स यू डू नॉट डिक्लेयर द टाइप, कि आपको कभी भी टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि पीएचपी क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, वो डिक्लेयर कर लेता है इस चीज़ को, डिक्लेयर इट एट रन टाइम। ओके, अब इसका मतलब कि सर हम इसका थोड़ा ब्रीफ बता दो। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं, आपने क्या क्या एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। आपने लिखा $A = 10, आपने लिखा $B = 20.5, आपने लिखा $C = मान लेते हैं आपने लिख दिया नाम लिख दिया किसी का, मान लेते हैं आपने लिख दिया अमन लिख दिया यहाँ पे। ओके, आपने 3 तरीके से यहाँ पे क्या कर दिए, 3 मेमोरीज आपने क्रिएट कर दी, है ना? यहाँ पे आपने क्या करी, रैम के अंदर आपने 3 मेमोरीज क्रिएट कर दी। ओके, एक आपने बना दिया $A, दूसरा आपने बना दिया $B, तीसरा आपने बना दिया $C। अब आपने क्या किया, जब ये प्रोग्राम आपने बना तो दिया, अभी ये प्रोग्राम चला थोड़ी ना। जब ये प्रोग्राम चलेगा, चलेगा मतलब क्या है कि जब ये प्रोग्राम क्या होगा, रेंडरिंग होगा। रेंडरिंग किसके द्वारा होगा? ये हमारे सर वेब सर्वर के द्वारा। ओके, वेब सर्वर के द्वारा। वेब सर्वर बेसिकली जो आपका एक तरीके से वेब सर्वर होगा, वो क्या करेगा, उसको रेंडरिंग करेगा, है ना? रेंडरिंग करने के बाद वो क्या कर देगा आपको, लास्ट में तो HTML की फाइल आपको देगा। ये तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, पर स्टेप आता है जब वेब सर्वर इसको रेंडरिंग करेगा। तो रेंडरिंग के टाइम वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा आपने एक मेमोरी बनाई है ए नाम की आपने मेमोरी बनाई है, उसके अंदर आपने कौन सा डाटा डाला हुआ है, आपने 10 डाला हुआ है। तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, उससे वो 10 यहाँ पे चला जाएगा, एंटर हो जाएगा 10 यहाँ पे। साथ ही साथ रन टाइम जैसे ही 10 इसको एलोकेट हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो आपका वेब सर्वर है वो समझ जाएगा कि जो आपका $A है वो किस टाइप का एक तरीके से डाटा टाइप, मतलब किस टाइप का वो वेरिएबल है, या फिर किस टाइप का वो एक तरीके से डाटा टाइप है। तो वो बोल देंगे हम वो किस टाइप का है, सर हमारे पास इंटीजर है, कि जो हमारे पास ए मेमोरी है उस मेमोरी के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर किया गया है, तो वो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है। ये कब लगता है पता, जब आपने देखो डिक्लेयर वगैरह सब कर दिया, पर वेब सर्वर को कब ये चीज़ एहसास होती है, ये कब पता लगता है, जब उस कोड को वो चलाता है। तो यही इस चीज़ इसकी खासियत है पीएचपी की, कि ये लूजली टाइप्ड है। क्योंकि जब आप सी या फिर कोई और लैंग्वेज पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ सी का, अगर मैं सी लैंग्वेज का एग्जांपल ले लूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जैसे आपको आपने लिख दिया इंट ए, है ना, इंट ए। तो इसका मतलब है कि आपने मेमोरी को, मतलब प्रोग्राम को पहले ही बता दिया कि मेरी ए नाम की कोई मेमोरी है, ए नाम की मेमोरी है, और उस मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ किस टाइप का डाटा मैं डाल सकता हूँ, इंटीजर डाटा ही वहाँ पे डाल सकता हूँ। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा ही डाल सकता हूँ। कल को मान लो मैंने यहाँ पे इंटीजर, सपोज कर लो मैंने इंटीजर डाल दिया 10 डाल दिया था तो ठीक है, पर कल को मैंने डाल दिया 10 की जगह, मान लेते हैं मैंने डाल दिया यहाँ पे 20.2, मैंने डालने की यहाँ पे ट्राई करी, इस जगह पे 20.2 डालने की ट्राई करी, तो यहाँ पे मुझे क्या दे देगा, वहाँ पे एरर, वो एरर देगा। वो वहाँ पे क्या एरर देगा कि आपने जो मेमोरी डिक्लेयर की है, वो आपने मेमोरी डिक्लेयर की है इंटीजर के लिए, पर आप डाटा किस टाइप का वहाँ पे डाल रहे हो, आप डाटा वहाँ पे डाल रहे हो फ्लोटिंग, है ना? फ्लोटिंग डाटा कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे 20.2 था, तो इस टाइम पे वो हमें क्या दे देता है, एरर दे देता है।
तो जो आप अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे डाटा टाइप्स आपको पहले ही बताने पड़ते हैं। जो आपका वेरिएबल होता है ना, तो वेरिएबल से पहले ही आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं डाटा टाइप। पर पीएचपी क्या बोलता है? पीएचपी बोलता है आप सिंपल जो भी डाटा है उसको आप मतलब जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल दो, बाकी जो डाटा टाइप है वो बाद में मैं खुद चेक कर लूँगा। अब देखो 10 इसने खुद चेक कर लिया है, ये 10 किस टाइप का डाटा है? इंटीजर है, तो इसने बोल दिया कि ए हमारे पास इज़ अ टाइप ऑफ इंटीजर वेरिएबल, कि इसने किस टाइप का एक मेमोरी है जहाँ पे ये इस टाइप की मेमोरी है जहाँ पे इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया गया है। वैसे ही अगला एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जब 20.5 चलेगा तो यहाँ पे ये 20.5 सेव हो जाएगा मेमोरी में। तो अब जब हम बी के बारे में पूछेंगे वेब सर्वर से, तो ये बोल देगा कि ये हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है। तो वैसे जब सी इसमें स्टोर होगा, अमन यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यही जो पॉइंट है जो मैंने आपको लिखवाया, क्या मतलब होता है कि पीएचपी हमारी लूजली टाइप्ड है, मतलब ये करती है डायनेमिकली टाइप्ड है। इसका मतलब है कि ये क्या करती है, मतलब इट मीन्स यू आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है टाइप। जैसे हमने यहाँ पे टाइप डिक्लेयर किया था ना इंट, तो ये आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है पीएचपी के केस में। पीएचपी ऑटोमेटिकली इसको डिक्लेयर कर देती है रन टाइम के टाइम। तो ये सारी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है किसमें, जब आप पीएचपी को पढ़ते हो। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनको आपने क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक था जो पीएचपी का पूछा जाता है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपको रिलेवेंट है। इसी से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो आपने यहाँ पे देखा था ना ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसी से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अपने नोट्स में ऐसे ही बनाना है इसको। इसके आपके मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास जो टाइप्स होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं डाटा टाइप, है ना। तो इसको जब आप एक तरीके से बाइफ्रिकेट करके पढ़ते हो तो कैसे आप पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो स्केलर। ओके, स्केलर क्या करते हैं, ये हमारे पास एक ऐसे डाटा टाइप्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल वैल्यू ही अपने अंदर स्टोर करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब स्केलर के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, इंटीजर जो आपने बेसिक में पढ़े ना सारे, इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, इसके अलावा आपके पास स्ट्रिंग आ सकता है। मतलब ये सारे हमारे पास ऐसी मेमोरीज होंगी जहाँ पे हम सिंगल सिंगल वैल्यू ही डाल सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा अगर हम वैल्यू डालने की ट्राई करेंगे तो वहाँ पे नहीं डाल पाएंगे, सिंपल ये बोलने का मतलब है। तो स्ट्रिंग आ जाता है और एक हमारे पास बुलियन आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं हमारे पास, स्केलर आ जाते हैं। क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा जो डाटा टाइप है वो स्केलर डाटा टाइप है। इसके अलावा स्केलर के अलावा दूसरा हमारे पास आ जाता है एक कंपाउंड। अब कंपाउंड में कौन कौन से आ जाते हैं, कंपाउंड का मतलब वही समझ गए ना आप, ये होल्ड क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यूज़। क्योंकि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्केलर में सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। कहाँ पे, जब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप आ जाते हैं, एक हम पढ़ेंगे एरे और सेकंड हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। मेन तो ये दो हैं जो यहाँ पे भी दिए हुए हैं, एरे एंड ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट और जो हमारे पास लास्ट, क्योंकि यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास, 4 2 6, हाँ 2 हमारे पास बचे हैं। 2 हमारे किसके बन जाते हैं, स्पेशल के हमारे पास बन जाते हैं। तो स्पेशल के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो नल आ जाता है। और नल का मैंने आपको मतलब समझा ही दिया था, नो वैल्यू, कि अभी इसके अंदर वैल्यू नहीं है पर ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, तो स्टार मार करके लिख लेना कि डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, नोट कर लेना। बाकी नल के अलावा क्या होता है आपके पास, रिसोर्स होता है। और रिसोर्स मैंने बताई दिया, रिसोर्स क्या काम करता है बेसिकली, जब आपको एक्सटर्नल रेफरेंस देना होता है ना, उसके लिए आप यूज़ करते हो रिसोर्स का। तो ये आपके पास क्या होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं इसके अंदर, पीएचपी के अंदर। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दे रखा था, कौन सा दे रखा था, इंटीजर दे रखा था, है ना। तो इंटीजर में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं या फिर किस टाइप का जो थ्योरी है जो इंटीजर में पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। तो सबसे पहले ये तो आपको बताइए कि ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर को क्या करते हैं, होल नंबर्स को ये क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, है ना। होल नंबर क्या उनसे आ जाते हैं, जिसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होता है, नो डेसिमल, ठीक है, नो डेसिमल इसमें होता है। अब देखो जो इंटीजर होता है, इंटीजर की रेंज अगर आप बात कर लेते हो 32 बिट की, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि 32 बिट का होता है और आपके पास 64 बिट का भी कंप्यूटर होते हैं। तो 32 बिट वाले के लिए आपकी जो रेंज होती है वो रेंज आपकी चलती है -21 47 48
36 48, ठीक है। ऐसे करके एक रेंज है, इसको आपने नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। जितना बार आप पढ़ोगे उतनी बार तभी आपको ये याद रहेगी। से लेकर आपको, या फिर एग्जाम में तो चलो आपको ऑप्शन ही टिक करना है, तो आप लास्ट की वैल्यू भी आप याद कर सकते हो। से लेकर 21 47 48 36 47, ये रेंज होती है जब आप 32 बिट वाले कंप्यूटर की बात करते हो। जब आप 64 बिट वाले की बात करते हो तो उसके लिए आपकी रेंज हो जाती है -92, इसको आप लिख लेना, ठीक है। 92, ठीक है, 92 23, ओके, फिर 33 था, फिर 720, फिर 368, फिर इसके आगे आप एक चेक कर लेना, ठीक है। अब मेरे को ये मैं इसको, क्योंकि काफ़ी लंबी वैल्यू है, लास्ट में 807 है, इतना मुझे याद है कि बेसिकली यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 808 है यहाँ पे। इसको आप चेक कर लेना एक बार पूरा ना, से लेकर आपका कहाँ चलता है ये, ओके। बाकी तो सेम ही रहेगा, 922333 720 से लेकर, मतलब 368 से लेकर आपका कहाँ चलता है 807 तक आपका ये चलता है। तो ये क्या आपके पास 64 बिट वाले की ये रेंज है और 32 बिट वाले की आपके पास ये रेंज है। तो इसको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। ये क्या है, बेसिकली रेंज है किसके लिए, हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, है ना। तो ये सारे पॉइंट क्या करने हैं, आपने नोट करके लिख लेने हैं। बाकी देखो, जो हमारे पास साइज़ होता है किस चीज़ के लिए, जब हम 64 बिट वाले की बात करते हैं तो इसका जो साइज़ होता है वो मैंने बता ही दिया था कि 8 बाइट की स्टोरेज ये लेता है, और वही जो आपका 32 बिट वाला है वो आपका 4 बाइट की स्टोरेज है वो एलोकेट करता है। मतलब मेमोरी ये आपको 4 बाइट देगा 32 बिट वाला, और जो आपका 64 बिट वाला है वो आपको 8 बाइट की मेमोरी देगा। किस चीज़ के लिए, जब आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है मेमोरी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कुछ जो एग्जांपल आते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल ही देख लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पीएचपी का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक पीएचपी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएचपी को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। पीएचपी हमने स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। मान लिया मैंने $a डिक्लेयर कर दिया, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 100। फिर हमने $b डिक्लेयर कर दिया, इसके अंदर मैंने डाल दी वैल्यू -45। फिर मैंने डिक्लेयर कर दिया, चलो मान लेते हैं $c, उसके अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया किस चीज़ को, 0b1010 को मैंने डिक्लेयर कर दिया, ओके। उसके बाद हमने डिक्लेयर कर दिया $d को, एक अलग से मेमोरी मैंने बना दी, उसमें मैंने डाल दिया, ठीक है, 0o, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ना मैं स्टार्टिंग वाला, ये 0 है, और ये हमारे पास o है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये मेरा 0 है, और ये मेरे पास ऑक्टल का जो o होता है ना, वो o है, ये वाला o। और ऑक्टल की हम वैल्यू डाल देते हैं, कोई भी डाल दो सिंपल सी। सपोज कर लो हमने डाल दी 17, क्योंकि 17 हमारा ऑक्टल 15 के बराबर होता है ना, तो हमने यहाँ पे 17 डाल दी। फिर हमारे पास डॉलर मैंने ई डिक्लेयर कर दिया, ई के अंदर मैंने डाल दिया 0 हेक्साडेसिमल नंबर, मुझे एफ अगर प्रिंट करना है, ओके। तो हेक्साडेसिमल एफ आ जाएगा हमारे पास। और देन हमारे पास एक डॉलर मैंने एफ़ बना दिया, उसके अंदर मैंने सिंपल एक वैल्यू डाल दी। और कौन सा केस यहाँ पे रह गया पेंडिंग, एक माइनस आ गया, बाइनरी आ गया, ऑक्टल का आ गया, हेक्साडेसिमल का आ गया हमारे पास। देन हमारे पास हाँ रीडेबल का केस बच गया। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा आपके पास अंडरस्कोर, यहाँ पे 000, फिर यहाँ पे अंडरस्कोर, फिर 000। ऐसे करके हमारे पास क्या आ गई, ये सारे के सारे हमने क्या किए, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर मैं करूँ यहाँ पे एको मैं किस चीज़ को करूँ, $a को। अगर मैं $a को एको कर दूँ तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि जब मैं $a को क्या करूँगा, एको करूँगा, प्रिंट करूँगा, है ना। $a को मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं आउटपुट में आ देता हूँ साथ में। तो मुझे आउटपुट में कितना आएगा, मुझे आउटपुट में आ जाएगा 100, है ना, क्योंकि ए के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है, ए के अंदर हमारी 100 वैल्यू पड़ी है। तो ऐसे करके हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। वैसे अगर हम बात कर लेते हैं $b की, तो $b के लिए 45 प्रिंट होके आ जाएगा। $b के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, $b के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास एक तरीके से नेगेटिव वैल्यू है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -45 प्रिंट होके आ जाएगा।
और वैसे हमारे पास जो डॉलर सी है, एक को तो आप लिख लेना सारे ना। डॉलर सी के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, डॉलर सी के लिए देखो जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये लिखा है 0 और ये लिखा है बी। ये हमारे पास क्या है 0 और ये मैंने लिखा है बी। बी स्टैंड फॉर बाइनरी। बाइनरी नंबर मैंने कौन सा दे रखा है 1010। तो 1010 बाइनरी कौन सा होता है हमारे पास, डेसिमल में ये हमारा 10 होता है। जिसने देखी है थोड़ी बहुत बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन तो उसको पता होगा कि जो 101 है ये हमारे पास डेसिमल में 10 होता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि सी आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा कि जो मेरे पास बाइनरी वैल्यू थी उसका मुझे आउटपुट में कितना मिल जाएगा 10 मुझे आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। क्योंकि इसने क्या किया है बेसिकली जो बाइनरी वैल्यू थी उसको वहाँ पे प्रिंट करने का काम किया है। बाकी उससे नेक्स्ट जो हमारे पास डॉलर डी दे रखा है, डॉलर डी में हमारे पास क्या है ऑक्टल था, है ना ऑक्टल। ये 0 आ गया और ये हमारे पास ओ है, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टल। तो 17 का ऑक्टल आपका कितना बन जाता है, वो बेसिकली ऑक्टल में 15 बन जाता है। तो ऑक्टल का आपका वो 15 आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके पास डॉलर ई था, तो डॉलर ई आपका कौन सा है, डॉलर ई आपका ये देखो ये 0 है और ये एक्स स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल। जो आपका एक्स है ये बताता है आपका कौन सा नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। तो जो आपका डबल एफ है ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। और एफ को हम कैसे लिखते हैं, एफ को आप कैसे लिखते हो 11 लिखते हो, और जो आप दूसरा ऐप है उसको आप 11 लिखते हो। तो इसका मतलब है ये कितना बन जाएगा आपके पास, ही आपका 255 आपका ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका एफ होता है ना उसको आप लिखते कैसे हो, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे लिखा था 0 और यहाँ पे हमने एक्स लिखा था हेक्साडेसिमल का और यहाँ पे लिखा था एफ। ओके, तो जो आपका एफ होता है, एफ बाइनरी में कितना होता है 1111 होता है। वही आपका जो दूसरा एफ होता है वो बाइनरी में 111 होता है। और जब आप इसी बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर दोगे, डेसिमल में, तो ये डेसिमल में कितने बन जाते हैं 255 वो बन जाता है। तो इसका मतलब है जब आप डॉलर ई को प्रिंट करवाओगे स्क्रीन के ऊपर तो वो हेक्साडेसिमल का कितना प्रिंट होकर मिलेगा आपको, 255 आपको प्रिंट होकर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, और किस वे में पूछी गई हैं और कैसी आउटपुट आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको कन्वे कर दी हैं। ओके, बाकी देखो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो माइट पॉसिबिलिटी है, कुछ मतलब ऑप्शंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है आपको एको। एको के अंदर मान लिया उन्होंने पूछ लिया कि पीएचपी में इंट मैक्स। अब सर इसका मतलब क्या है इंट मैक्स का, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मान लेते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है। सपोज कर लेते हैं जो आपका वेब सर्वर है वो 32 बिट का है। और 32 बिट वाले के लिए मैंने क्या बताया था, उसकी रेंज कितनी होगी, उसकी रेंज होगी आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -21 47 48 36, और आपके पास कितनी बन जाती है, ठीक है 48 था लास्ट में ना, से लेकर आपकी कितनी बन जाती है 21 47 48 36 47, ऐसे करके आपकी रेंज चली बन जाती है। तो अब देखो ये आपकी पूरी की पूरी क्या बनेगी, रेंज बनेगी। तो जब मैंने बोला एको करो आप किस चीज़ को, जो आपकी पीएचपी की जो मैक्सिमम रेंज है, जो इंट है, इंट की जो मैक्सिमम रेंज है, तो देखो मैक्सिमम रेंज इसकी कहाँ तक जा रही है सर, यहाँ तक जा रही है। तो आउटपुट स्क्रीन में मुझे देखने को क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में मिल जाएगा यहाँ पे 21 47 48 36 47। तो मेरे आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, ये वाला आउटपुट आएगी। कब आएगी, जब मैं आउटपुट में क्या कमांड भेजूंगा, ये वाली कमांड भेजूंगा php int max। और इसका उल्टा क्या आ सकता है, मिनिमम आ सकता है ना। दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा वही आ सकता है, आप प्रिंट करो php किस चीज़ को, यहाँ पे लिख लेना है ना php int और यहाँ पे मिनिमम min। तो उस टाइम पे आउटपुट में क्या आएगा, उस टाइम इसके लिए आउटपुट में क्या आएगा, इसके लिए सर आउटपुट में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया कि मिनिमम मतलब नेगेटिव वैल्यू और मैक्सिमम मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम जो पॉजिटिव वैल्यू है वो वहाँ पे आपको प्रिंट होके आ जाएगी। तो ऐसे करके जो आपका सिस्टम है वो वर्क करता है। ओके, एको का इंट के लिए और मिन के लिए। बाकी देखो एक इम्पोर्टेंट है थर्ड, क्योंकि जो इंटीजर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। और जो लास्ट वाला है वो तो आपके लिए एक रामबाण है, जितना भी टफ क्वेश्चन आ जाएगा उससे टफ क्वेश्चन कभी भी नहीं आ सकता, वो सबसे टफ क्वेश्चन है और काफ़ी कम बच्चों को उसके बारे में पता होता है। एक आपने नोट करना है, एक एको, उसको हम बोल देते हैं php इंट साइज। इसको चेक करना बस एक बार ना कि php इंट
यहाँ पे साइज़ पूरा है कि आधा है, बस एक बार ये चेक करना आप ना एग्ज़ाम में, मतलब उसमें ना एक बार चेक करना, गूगल कर लेना इस चीज़ को ना, PHP इंट साइज़ ऐसे ही लिखते हैं कि SIZ लिखते हैं, बस एक ये चीज़ कन्फर्म कर लेंगे कि मेरे को क्लैरिफाई भी थोड़ा डाउट आ रहा है इस चीज़ में। तो जो आपका PHP इंट साइज़ है, ये क्या करता है, ये आपको जो आपका मैक्सिमम साइज़ होता है, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो कितने बिट का है, ठीक है, या फिर जो आपके कंप्यूटर का जो साइज़ है वो कितने बिट का दे रहा है। जैसे मान लेते हैं, वो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि अगर आप इसको 32 वाले पे चलाओगे या फिर इसको आप 64 वाले पे चलाओगे इसी चीज़ को, तो 32 बिट वाले पे वो आपको आउटपुट कितनी देगा, वो आपको आउटपुट दे देगा 4 बाइट की, कि आप 4 बाइट का जो मैक्सिमम साइज़ है PHP का वो एलोकेट हो रहा है, ठीक है, इंटीजर, एक तरीके से इंटीजर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो या फिर डाटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसके लिए कंप्यूटर में 4 बाइट का साइज़, मतलब 4 बाइट की मेमोरी आपको दी जा रही है। और वहीं आप 64 की बात करते हो तो वहाँ पे मान लेते हैं आपको आउटपुट में कितना आ जाएगा, 8 बाइट का आ जाएगा। कि आपको 64 जो आपका कंप्यूटर है या फिर वेब सर्वर है, उसके लिए आपको इंटीजर का जो साइज़ है वो कितना दिया जा रहा है, 8 बाइट का वहाँ पे आपको साइज़ दिया जा रहा है। तो ये सारे के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको क्या करना है, अपने नोट करके लिख लेना है। ठीक है, आज का लास्ट यहाँ पे कर लेते हैं कि काफ़ी लंबे है ये, जो आपके डाटा है वो काफ़ी लंबे हैं, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन वही हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आपने नोट कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन इंटीजर ओवरफ्लोज, ओके, जब आपका इंटीजर ओवरफ्लो चला बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका बिकम्स फ्लोट ऑटोमेटिकली, फ्लोट ऑटोमेटिकली। और ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सर हमारे पास जो एक तरीके से फ्लोटिंग जो वैल्यूज़ हैं, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर उससे भी अगर आगे चला जाए तो वो बेटा ऑटोमेटिकली PHP किस में कन्वर्ट कर देता है, उस नंबर को फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज कर लो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज कर लेते हैं, और वेरिएबल मैंने ए डिक्लेयर कर दिया, और इसको मैंने क्या बोला कि जो PHP में जो मैक्सिमम आपके पास इंटीजर की वैल्यू है, इंटीजर की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगी आपके पास, ये वाली है ना, मतलब 21,000, मतलब जितना बन जाएगा ना, 21, 47, 48, 36, 39, इसमें आप क्या करो, इसमें आप +1 कर दो। तो +1 करने के बाद क्या हो जाएगा कि सर ये तो रहा इसके रेंज के बाहर ही चला गया, है ना। अब आप खुद ही बोलो कि अगर PHP की मैक्सिमम रेंज कितनी है, इसकी रेंज है हमारे पास 21, 47, 48, 36, 48, है ना। इतनी क्या है बेसिकली, सॉरी 47, इतनी क्या है इसकी मैक्सिमम रेंज है, किसकी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। पर मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें +1 कर दिया, तो ऑब्वियसली ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। पर PHP में ये क्या कर देगा, इसको ऑटोमेटिकली जब भी इस टाइप की कोई कंडीशन आती है तो PHP क्या करता है, PHP बोलता है कि मैं क्या करूँगा, जब भी आप इस टाइप का कोई मुझे कोड दोगे जहाँ पे जो आपकी डिज़ायर्ड रेंज है या फिर पहले की जो प्री डिफाइंड रेंज है उससे बाहर अगर आपकी इंटीजर की वैल्यू जाती है, तो मैं क्या करूँगा, जो आपका वेरिएबल होगा उसको ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर दूंगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा। क्योंकि आप तो यही सोचोगे ना कि यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर आना चाहिए, पर ये उस रेंज के बाहर चला गया, तब ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। यही चीज़ अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ कि $A इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली मैं कर दूँ कि PHP इंट जो आपके पास मैक्सिमम है उसमें से एक आप माइनस कर दो, है ना। तो जैसे आप माइनस कर दोगे तो वही आपका 21, क्योंकि आपको एग्जांपल समझाने में थोड़ा टाइम लगता है तो सारे नोट कर लिया करो, 21, 47, 48, 36, 48, इसमें से अगर आप एक माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 21, 47, 48, 36 और 47, है ना। एक माइनस कर दिया तो 7 ही बचेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी उस रेंज के अंदर ही है ना, मैक्सिमम रेंज के तो पीछे ही है ना ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 7 आएगा ना, मैक्सिमम के लिए 7 आता है, ओके। यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है ये मेरे इंटीजर की रेंज के तो अंदर ही है, तो इसका मतलब है जो मेरा $A होगा ये किस टाइप का हो जाएगा, अब डाटा टाइप, तो ये सर हमारे पास इंटीजर का ही रहेगा। समझ आ गया, अगर रेंज के पीछे है या फिर रेंज के बराबर है तब वो इंटीजर में ही रहेगा, अगर रेंज के बाहर चला गया मतलब रेंज से ओवरफ्लो हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे 47 मैक्सिमम है तो 48 जैसे ही हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, PHP उसको ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली ये बुक्स में नहीं मिलता है। तो इनको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं सारी, तो इनको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी जो नेक्स्ट यहाँ पे आगे पार्ट्स हैं, जो आगे डाटा टाइप्स है, तो उनको भी हम ऐसे अच्छे ढंग से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके अलावा जो आज आपने पढ़ा, यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।